हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम IFRS 15 से एक पास्ट लाइब्रेरी क्वेश्चन देखते हैं, रिवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स विद कस्टमर। इसमें ये 49 मिनट्स का क्वेश्चन है, जिसमें 25 मार्क्स का ही आया था। इसको देखते हैं, इससे आपको पता चलेगा किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, उसे अटेम्प्ट कैसे करना है हमें। सी मोको अ कंपनी विद द ईयर एंड 31 मार्च 2002। सबसे पहले ये देखना जरूरी है क्वेश्चन में कि उसका ईयर एंड कब होता है कंपनी का, ठीक है। अप्लाइज IFRS 15 revenue from contract with customers to report revenue transactions in the financial statement. Relevant information is provided in the exhibits. अब इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो एग्जिबिट्स में होते हैं, एग्जिबिट 1, 2, 3, मतलब इसमें 3 क्वेश्चंस हैं। एग्जिबिट 1 देखते हैं, सेल ऑफ प्लांट विद कॉल ऑप्शन ऑन 1 March 2001, मतलब जस्ट 1 year बिफोर। ओके, मोको सोल्ड सम प्लांट फॉर $5 lakh. The same contract included a call option that gave Moco the right to repurchase the plant for $5,50,000 on or before 30th April 2002. मतलब 1 मार्च को सेल तो हो गई, कितने की? 5 लाख की, बट उसमें एक कॉल ऑप्शन है रीपरचेज का। जो ये कब तक राइट कब तक है रीपरचेज का? 1 मार्च 2001 टू 30th April 2002, मतलब इस टाइम पीरियड तक मोको कंपनी के पास कॉल ऑप्शन का राइट है रीपरचेज का। तो जो कंट्रोल ऑफ गुड्स है वो कस्टमर को पास नहीं हुए। तो यहाँ पर हमारा आंसर कैसे होगा, देखते हैं। As per IFRS 15, the revenue is recognized when the entity satisfies the performance obligation by transferring the control of the promised goods or services. ठीक है, कब हम रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करते हैं? जब कंट्रोल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पास हो जाता है कस्टमर को। इन दिस केस द कस्टमर डज नॉट ऑब्टेन कंट्रोल ऑफ गुड्स एज देयर इज अ कॉल ऑप्शन, विच मीन द कस्टमर एबिलिटी टू यूज and obtain the benefit from the plant is limited to the period from 1st March 2001 to 30th April 2002. कस्टमर जो है उसको जो एबिलिटी है यूज करने की और बेनिफिट ऑब्टेन करने की, मतलब उसका एसेट ही नहीं है, बिकॉज वो कभी भी मोको कंपनी उसको रीपरचेज कर सकती है। अच्छा, एक और पॉइंट था जो हमें नोटिस नहीं करा क्वेश्चन में, कि कितने की सेल हुई थी? $5 लाख, और रीपरचेज प्राइस क्या है? $5,50,000। मतलब देयर इज अ फाइनेंसिंग कंपोनेंट इन दिस फाइनेंसिंग अरेंजमेंट दैट इज ऑफ अमाउंट $50,000। $50,000 ज्यादा है रीपरचेज प्राइस में। एज द कंट्रोल हैज नॉट बीन पास्ड, मोको कैन नॉट रिकॉग्नाइज रिवेन्यू। वो जो ये $5 लाख है उसको एज अ रिवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। The exercise price is above original selling price, so there is a financing arrangement, right? Moco continues to recognize the asset, क्योंकि कंट्रोल पास नहीं हुआ, क्योंकि वो रिवेन्यू अभी रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता, तो वो जो एसेट है वो उसको डी रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। इट विल कंटिन्यू टू रिकॉग्नाइज द एसेट टिल 30th April. एंड द कैश रिसीव्ड, जो कैश रिसीव तो हुआ था, अब रिवेन्यू से रिसीव नहीं दिखा सकते, तो वो क्या दिखाएंगे? उसे एज अ फाइनेंशियल लायबिलिटी, एंड द डिफरेंस ऑफ $50,000 इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ फाइनेंस कॉस्ट। if on 30th April if the option lapses unexercised, the customer will obtain the control of the plant. 30 अप्रैल तक अगर उसने ये एक्सरसाइज कर लिया तो ठीक है, उसके बाद नहीं तो क्या होगा? जो कंट्रोल है वो ऑटोमेटिकली कस्टमर के पास चला जाएगा। एट दिस टाइम द मोको विल डी रिकॉग्नाइज द प्लान। अब क्या होगा? जो मोका कंपनी है वो अब आफ्टर 30th April 2002 वो उसे एसेट को रिकॉग्नाइज कर लेगी, और जो उसको 5 लाख पहले मिले थे और 50,000 जो उसने कॉस्ट रिकॉग्नाइज कर ली थी, उन दोनों को $5,50,000 को रिकॉग्नाइज करेगी एज द रिवेन्यू, राइट? अब एग्जिबिट 2 देखते हैं। On 1st October 2000, Mocha entered into a contract in which performance obligations are deemed to be satisfied over time. अब performance obligation over the time satisfy होगी। The contract was expected to take 27 months and be completed on 31st December 2002.
ओके। द कस्टमर गेन्स कंट्रोल ओवर द एसेट एज इट इज कंस्ट्रक्टेड, जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन पूरा होगा वैसे वैसे कस्टमर को कंट्रोल ट्रांसफर हो जाएगा। The percentage of performance obligation satisfied is calculated on the input basis using the contract cost incurred to date as a proportion of total contract cost. जितनी कॉस्ट उस टाइम पीरियड तक इनकर हुई है ऑफ द टोटल कॉस्ट, उसके प्रोपोर्शनेट में, उसके लिए हमें क्या चाहिए, पहले टोटल कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू, वो क्वेश्चन में दिया हुआ है। टोटल कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू कितना दिया हुआ है, $12,500। एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, टोटल कॉस्ट चाहिए हमें $5,500। ओके, रिवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड, अब तक रिवेन्यू कितना रिकॉग्नाइज हुआ, 31 मार्च 2001 तक रिवेन्यू रिकॉग्नाइज हुआ है 3,500। कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंसेस रिकॉग्नाइज 2,660, प्रॉफिट रिकॉग्नाइज 840, ये सब क्वेश्चन में दिया हुआ है। डिटेल्स ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एट 31 मार्च 2002, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट इनकर टू डेट 4,800। अब देखो इसमें हमें 2001 में कितना रिवेन्यू रिकॉग्नाइज हुआ था ये बताया हुआ है, उसमें कितनी कॉस्ट लगी थी ये भी बताया हुआ है। 2002 में वो पूछ रहे हैं कितना रिवेन्यू रिकॉग्नाइज करना है। इन दैट केस कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट इनकर टू डेट इज 4,800, अमाउंट इनवॉइस टू डेट इज 8,125 and total cash received till date is 7,725. There was no trade receivable or contract asset or liability recognized at 31st March 2002. इसका सॉल्यूशन देखते हैं। In this case, the control passes to the customer over the period of time as the contract progresses. Revenue is recognized based on the contract cost incurred to date in proportion of the total cost. टोटल रेवेन्यू कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 12,500, और टोटल कॉस्ट कितनी दी हुई है, 5,500। स्टूडेंट्स इसको डॉलर्स में ले लेना, ठीक है। अभी मैंने जस्ट अमाउंट्स को लिखा है। एज ऑन 31 मार्च 2002 क्या रिवेन्यू इन्होंने पूछा है, 2001 का इन्होंने आपको दिया हुआ है, रिवेन्यू कितनी है, कॉस्ट कितनी है, दैट इज 4,800। सो द टोटल रिवेन्यू, देखो ये 2002 में टोटल कॉस्ट इनका टिल डेट, ये टिल डेट दी हुई है 4,800, मतलब 2001 की भी दी हुई है, 2002 की भी दी हुई है। सो टोटल रिवेन्यू टिल 31 मार्च, आपकी टोटल कॉस्ट कितनी है, 5,500। टिल डेट मतलब 31 मार्च 2002 तक कितनी हो गई है, 4,800। तो हम इसको 4,800 डिवाइडेड बाय 5,500 प्रोपोर्शनल बेसिस टोटल रिवेन्यू का पोर्शन निकाल देंगे 12,500, मतलब 31 मार्च 2002 तक इतना रिवेन्यू रिकॉग्नाइज हो जाना चाहिए, ठीक है। जो इसमें से कुछ, ये इस कॉस्ट में से और इस रिवेन्यू में से हम कुछ पिछले साल रिकॉग्नाइज कर चुके हैं, वो क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो हम उसको डिडक्ट कर देंगे इसमें से। सम रिवेन्यू एंड कॉस्ट हैज ऑलरेडी बीन रिकॉग्नाइज्ड इन प्रीवियस ईयर, this should be deducted from the total revenue and cost till 31st March 2002. So revenue recognized in year end 2002 is last year क्वेश्चन में कितनी दिया हुआ रिवेन्यू रिकॉग्नाइज 3,500, और टिल डेट क्या निकला 10,913, तो हम इसमें से इसको माइनस कर देंगे, दैट इज 7,413 रिवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज इन द ईयर 2002। कॉस्ट कितनी रिकॉग्नाइज होनी चाहिए, टोटल 4,800, इसमें से कितनी रिकॉग्नाइज होगी 2,660, तो इस साल हम कितनी कॉस्ट रिकॉग्नाइज करेंगे 2,140। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा 7,413 माइनस 2,140, 5,273। ट्रेड रिसीवेबल, अमाउंट इनवॉइस बट नॉट येट रिसीव्ड। देखो मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि कॉन्ट्रैक्ट एसेट क्या होता है, टोटल रिवेन्यू रिकॉग्नाइज टिल डेट बट नॉट इनवॉइस्ड। अब इन्होंने क्वेश्चन में कितना इनवॉइस रेज हो चुका है ये हमें बताया है,
8,125 ये अमाउंट आपकी क्वेश्चन में दी हुई है। देखो 8,125 अमाउंट इनवॉइस टू डेट, ठीक है। इसमें से हमें कितना कैश रिसीव हुआ, टोटल कैश रिसीव टिल डेट। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, ट्रेड रिसीवेबल, मतलब जो पैसा आना है। तो 8,125 माइनस 7,725 दैट इज $400। कॉन्ट्रैक्ट एसेट, अब देखो टोटल रिवेन्यू कितना रिकॉग्नाइज होना चाहिए, 10,913। उसमें से 8,125 का हमने टोटल इनवॉइस रेज करा है, तो इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट एसेट कितना रिकॉग्नाइज करेंगे हम, 2,780। एग्जिबिट 3 देख लेते हैं हम। On 1st April 2001, Mocha sold a machine to a customer. Mocha invoiced the customer for 5 lakh on 1st April 2001 and the customer paid 5 lakh to Mocha on 15th May 2001. Okay, the term of sale stated that Mocha would service and maintain the machine for a 4-year period from 1st April 2001. Mocha normally charges an annual fees of 37,500 to maintain the machine for 4-year period. Okay, 37,500 for a service and maintenance arrangement of this nature. The normal selling price of the machine without a service and maintenance arrangement was 4,50,000. See यहाँ पर दो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन दिख रही है मुझे, जिसका स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस भी दिया हुआ है। एक हो गया सर्विस का, दैट इज 37,500, और एक है मशीन का 4,50,000। अब नॉर्मली अगर इसको सेपरेटली मौका सेल करता है तो सर्विस के इतने लेता है और 4, बट यहाँ पर जो आपकी डील हुई है वो हुई है 5 लाख में, तो 5 लाख को इन दोनों की देंगे। ये सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन वाला क्वेश्चन है। In this contract there are two identifiable performance obligations। इसी तरह से लिखना है आपने थ्योरी, जो आपका एग्जाम आएगा ACCA डिप्लोमा इन IFRS, उसमें आपको इसी तरह से प्रेजेंटेशन देनी है अपने आंसर। In this contract there are two identifiable performance obligation, supply of the machine and second supply of service agreement. Total revenue will be allocated, इन दोनों का जो टोटल हमें रेवेन्यू मिला है दैट इज 5 लाख will be allocated between two separate performance obligation in proportion to their standalone selling price। तो standalone selling price क्या है मशीन की, 4,50,000, और सप्लाई और सर्विस एग्रीमेंट की 1,50,000, टोटल 6 लाख। अब हम इसकी 4,50,000 डिवाइडेड बाय 6 लाख जो परसेंटेज आएगी वो मतलब मशीन का प्रोपोर्शनेट है। On 1st April 2001, revenue will be recognized of amount 3,75,000 as control has been passed to the customer out of 5 lakh received revenue recognized। ये कैसे निकला, 5 lakh multiply by 4,50,000 divided by 6 lakh that is 3,75,000। अब 5 lakh minus 3,75,000 जो भी होगा वो क्या होगा आपका, जो सर्विस दे रहा है वो, ठीक है। ये वारंटी वाला टॉपिक है जो हमने चैप्टर में पढ़ा था। द डिफरेंस of $1,25,000 is initially recognized as deferred income। Why deferred income? क्योंकि वारंटी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम है और जब तक वो टाइम खत्म नहीं हो जाता, पास नहीं हो जाता, हम उसको जैसे जैसे वो टाइम पास होगा, फर्स्ट ईयर कंप्लीट होगा तो हम इसमें से फर्स्ट ईयर की वारंटी को रिवेन्यू रिकॉग्नाइज कर देंगे। जो सेकंड ईयर होगा इसको हम आगे देखते हैं, 4 से डिवाइड करेंगे हम, क्यों, क्योंकि ये जो सर्विस है वो 4 ईयर तक दे रहा है कंपनी, will be recognized। सी रिसीवेबल ऑफ 5 लाख इसलिए हमने बोला रिकॉग्नाइज बिकॉज उसको 1st अप्रैल को अमाउंट नहीं मिली थी। क्वेश्चन में अगर हम देखें तो उसको अमाउंट आपकी 1st अप्रैल को तो रिवेन्यू रिकॉग्नाइज हुआ है बट उसको अभी अमाउंट नहीं पे हुई है। कस्टमर ने कब पे करी है, 15th मई को। तो जब आपकी ट्रांजैक्शन होगी 1st अप्रैल को तब तो आप इसे रिसीवेबल में ही दिखाएंगे ना 5 लाख को।
क्योंकि अभी आपको अमाउंट नहीं हुई है। ठीक है, ऑन 15 अप्रैल 2001, 15 मई आएगा, ये कुछ टाइपिंग मिस्टेक है स्टूडेंट, इसको 15 मई समझना। 15 मई में आपको पैसे मिले हैं, राइट। तो ऑन 15 मई द रिसीवेबल ऑफ 5 lakh इज डी रिकॉग्नाइज एज द पेमेंट इज रिसीव्ड इन द ईयर एंड 31 मार्च 2002 सर्विस रिवेन्यू। अब क्या होगा, 1,25,000 में से एक साल का रिवेन्यू हम रिकॉग्नाइज करेंगे। कब? जब एक साल हो जाएगा, दैट इज ऑन 31 मार्च 2002 द सर्विस रिवेन्यू ऑफ 31,250। ये कैसे आया? 1,25,000 को आपने 4 से डिवाइड कर दिया, विल बी रिकॉग्नाइज। द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेफर्ड इनकम क्या हो जाएगा? 1,25,000 माइनस 31,250। इतना तो अभी भी डेफर्ड इनकम पड़ा रहेगा ऑन 31 मार्च, विल बी। अब इसमें से हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, एक करंट लायबिलिटी और एक नॉन करंट। करंट जो 12 मंथ में हमको रिवेन्यू रिसीव हो जाएगा विद इन, वो है नेक्स्ट ईयर का, वो भी कितना होगा? 31,250। तो हम 93,750 में से 31,250 को करंट लायबिलिटी दिखाएंगे और बाकी की 62,500 को हम नॉन करंट लायबिलिटी दिखाएंगे। स्टूडेंट, तो आज की क्लास यहीं पे कंप्लीट करते हैं। होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। मेन है कि अपने प्रेजेंटेशन कैसे देनी है एग्जाम में। ठीक है, इसमें आपको थ्योरी फॉर्म में एक तो अपने क्वेश्चन में लिखना है IFRS 15, पूरा नाम लिखना उसका, द रिवेन्यू इज रिकॉग्नाइज, रिवेन्यू फ्रॉम कस्टमर, ये जो पूरा इसका नेम है IFRS